जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी क्लास सुबह 6 बजे से और 8:30 बजे तक चलती है, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के साथ साथ भारतीय इतिहास, रीजनिंग और मैथ्स चल रही है। जैसे ही मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन और इतिहास खत्म होता है, इसके बाद राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इसके बारे में सामान्य अध्ययन किया जाएगा। बात करें आज के साइंस के चैप्टर की, जहाँ से प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु के आकार से संबंधित अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं, किसने खोज की, खोजकर्ता कौन थे, कहाँ, किस देश के रहने वाले थे, किस वर्ष खोज की गई, इन सब के बारे में आज हम सामान्य जानकारी इकट्ठा करेंगे। बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, डिस्कवरी किसने की है, ईयर कौन सा था, एक्सपेरिमेंट नेम क्या था। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु आकार होता है, ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। ईयर था 1897 यानी 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। और एक्सपेरिमेंट था जो इसमें कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया गया था। बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन की खोज किसने की, इसका परमाणु आकार कितना है। जितना परमाणु आकार इलेक्ट्रॉन का है, वैसे ही परमाणु का आकार प्रोटॉन का है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु आकार है वो नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज में होता है। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी और नाम दिया था रदरफोर्ड ने। अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ई गोल्डस्टीन ने खोज की और नाम दिया रदरफोर्ड ने। वर्ष 1886 ईस्वी में ई गोल्डस्टीन इसकी खोज करते हैं और इसका नाम 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा दिया जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया गया था। बात करें न्यूट्रॉन की, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब ये न्यूट्रल होता है, ना धनावेशित होता है ना ही ऋणावेशित। इसकी खोज जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने वर्ष 1932 में की। बेरिलियम रेडिएशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई और ये पता चला कि ये एक उदासीन कण है, ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। बात करें मॉडल नेम किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया और मेन आइडिया क्या था इसका। पहला मॉडल डाल्टन्स मॉडल है, जॉन डाल्टन के द्वारा वर्ष 1808 ईस्वी में दिया गया और इनके द्वारा एटम को परमाणु एक अविभाज्य ठोस गोला है, इतना बताया गया था। इसके बाद थॉमसन्स मॉडल आया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। मतलब तरबूज के अंदर जो खाने वाला लाल भाग होता है, उसमें काले काले बीज होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। ये दिया, इसमें जे थॉमसन के द्वारा ये मॉडल दिया गया वर्ष 1897 में। इनके द्वारा बताया गया कि परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं। जैसे तरबूज में बीच में बीज होते हैं, वैसे ही परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में चक्कर लगाते रहते हैं। अगला मॉडल रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा वर्ष 1911 में बताया गया। परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने बताया वर्ष 1911 में कि परमाणु एक धनात्मक नाभिक होता है, जहां इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
इसके बाद आए वर्ष 1913 में नील्स बोहर, जिन्होंने बोहर्स मॉडल दिया। इनके द्वारा वर्ष 1913 में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन विशिष्ट ऊर्जा के साथ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। बात करें थॉमसन्स मॉडल की, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या था? परमाणु एक धनात्मक गोला है। इस गोले में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की तरह स्थित होते हैं। परमाणु क्या है? एक धनात्मक गोला है। इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं बीच बीच में, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गोले में स्थित होते हैं। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश को संतुलित करते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे ही उसमें प्रोटॉन भी होते हैं। बात करें रदरफोर्ड गोल्डफॉयल प्रयोग की। उच्च गति वाले अल्फा कण सीधे सोने की पन्नी के माध्यम से चले गए। रिजल्ट क्या हुआ? परमाणु में बहुत खाली जगह होती है। दूसरा पॉइंट, निष्कर्ष क्या निकला? कुछ कण छोटे कोणों द्वारा विचलित हो गए। कुछ कण मतलब इधर उधर हुए तो, लेकिन परमाणु में धनात्मक आवेश विस्तृत नहीं है। जो धनात्मक आवेश है वो सभी जगह एक समान नहीं है। नाभिक के पास धनात्मक आवेश ज़्यादा विस्तृत है, बाकी पूरे परमाणु में ये विस्तृत नहीं होता है। 12,000 कणों में से केवल एक ही कण वापस आया। अब धनात्मक आवेश जो है नाभिक में इतनी छोटी सी जगह में था कि उस परमाणु में 12,000 कण भेजे गए, जिसमें से केवल एक कण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आया। इस कारण ये निष्कर्ष ये निकला कि धनात्मक आवेश जो है परमाणु के एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित है, और बाकी जो क्षेत्र होता है परमाणु का उसमें धनात्मक आवेश उतना शक्तिशाली नहीं होता है। बात करें निष्कर्ष की, परमाणु का धनात्मक आवेश और अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जो गतिशील इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक नाभिक होता है और यह गतिशील इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरा होता है। अब इस निष्कर्ष जो प्रयोग किया गया इसमें कमी क्या थी? गतिशील इलेक्ट्रॉन जो थे त्वरित होते थे और ऊर्जा होते थे। जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होंगे वो काम करेंगे तो ऊर्जा खोएंगे। ऊर्जा खोने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर सकता है। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होते, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस कारण वो संतुलित रहते हैं और ये गतिशील इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं खोते। अगर ऊर्जा खो रहे होते तो एक स्थिति ऐसी आती कि ये परमाणु में नाभिक में गिर जाते, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाए। जो मॉडल दिया इन्होंने इसमें क्या हुआ, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, आकार के बारे में रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए थे। बात करें अगले मॉडल की। जो प्रश्न पूछे गए हैं, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किस कण की खोज की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, जो ना उदासीन होता है, ना पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव होता है। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? जो कैथोड किरण प्रयोग है ये जे थॉमसन के द्वारा पहली बार प्रयोग में लाया गया था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी? जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया तो
परमाणु के नाभिक की खोज की गई कि परमाणु में एक नाभिक होता है जहां से 12,000 कणों को गुजारा गया और केवल एक कण नाभिक से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आया था। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता है? तो परमाणु के जो स्थायित्व है इसका वर्णन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं करता है। बात करें बोहर के द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया, इसकी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में बिना विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में बिना विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसे ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। कक्षा ऊर्जा स्तर को KLMN के रूप में नामित किया गया। इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा तभी अवशोषित या उत्सर्जित होती है जब वह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा तभी अवशोषित या उत्सर्जित होती है जब वह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। बात करें न्यूट्रॉन की, खोज की गई वर्ष 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए उपपरमाणविक कण की खोज की जिसमें कोई विद्युत आवेश नहीं था, जिसका द्रव्यमान लगभग एक फोटोन के बराबर था। इस कण को बाद में न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में ही मौजूद होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर ना तो कोई धनात्मक आवेश होता है और ना ही ऋणात्मक आवेश होता है। बात करें परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसी बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, उनका द्रव्यमान कितना है, चार्ज कितना है और रिलेटिव चार्ज कितना है। इलेक्ट्रॉन होता है, इसका द्रव्यमान 9.109 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है, मतलब ये माइनस में ज़्यादा है। और इसका चार्ज भी माइनस में होता है, -1.602 गुणा 10 की घात -19। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। जो विद्युत बल्ब, पंखा, इलेक्ट्रिक जो जितने भी उपकरण हैं सब चलते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चलते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। बात करें प्रोटॉन की तो इसका द्रव्यमान 1.673 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है और ये इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इसमें +1 पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1.675 गुणा 10 की घात 27 किलोग्राम होता है। चार्ज 0 कूलम होता है और रिलेटिव चार्ज भी 0 होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन में 1.673 गुणा 10 की घात -27 कूलम होता है धनात्मक आवेश। बात करें परमाणु का प्रतिनिधित्व, परमाणु का प्रतिनिधित्व का मतलब अब जो किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, आप देख सकते हैं X के ऊपर अपर केस में A लिखा है और लोअर केस में Z लिखा है। X सिंबल ऑफ द एलिमेंट तत्व के प्रतीक को दर्शाता है। Z जो है एटॉमिक नंबर को मतलब परमाणु क्रमांक को दर्शाता है और जो A है ये मास नंबर द्रव्यमान को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसे Z से दर्शाते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। बात करें प्रत्येक तत्व की एक विशिष्ट परमाणु संख्या होती है। टेक्नीशियन में 2024 में प्रश्न पूछा गया, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित करते हैं?
किसी तत्व की अगर परमाणु संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या होती है। फास्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या कितनी है, तो फास्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या 15 होती है। ये भी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है। द्रव्यमान संख्या पूछ ले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है। 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन मिलकर 27 हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 27 हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया एक परमाणु में 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन जब द्रव्यमान संख्या निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जितना आता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, इस प्रकार उस पदार्थ की परमाणु की द्रव्यमान संख्या 35 हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक ये U के जैसा बनता है, लेकिन इसे म्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कौन सी संख्या कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान दर्शाती है, तो परमाणु क्रमांक कैल्शियम का 20 होता है और संख्या कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या 40 हो जाएगी। बात करें तत्वों की और फिर उनसे संबंधित परमाणु क्रमांक की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके बाद हीलियम आता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसके बाद बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, नियोन का 10, सोडियम का यानी Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17वें नंबर पर आता है, आर्गन 18 नंबर पर आता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25 होता है, आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, निकेल का परमाणु क्रमांक 28, कॉपर 29 और जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। आप सबने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसमें आपको कुल 118 तत्वों के बारे में बताया गया होगा, जिसमें कुछ तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ तत्व जो हैं प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो 1 से और 30 तक के आपको परमाणु तत्व और परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए कि कौन सा परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। बात करें आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान कितना होता है? किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणु द्रव्यमानों के योग को परिभाषित किया जाता है। आणविक द्रव्यमान में किसी परिभाषित किया जाता है उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणु द्रव्यमानों के योग को। बात करें मॉलिक्यूल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास यूज्ड कितना होता है। जैसे मॉलिक्यूल कौन सा है, वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O का मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका द्रव्यमान भी 1 ही होता है।
2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है लेकिन द्रव्यमान 16 हो जाता है, क्योंकि 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन जुड़कर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना बना देते हैं 16। 8 दूनी 16 और 2 जुड़ के 18 AMU हो जाएगा। इसका मतलब पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो जाएगा 18 AMU। ऐसे ही CO2 कार्बन के 12, भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6, परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 लेकिन द्रव्यमान 16 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो 16 दूनी 32 और 12 44, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 44। ऐसे ही मीथेन का निकालना है, अमोनिया का निकालना है और ग्लूकोज का निकालना है। जैसे ग्लूकोज में C6H12O6 फार्मूला होता है, इसका मतलब कार्बन के कितने अणु 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 16। ऑक्सीजन के मतलब 6 अणु हैं, तो यहाँ कार्बन के जब 6 अणु हैं और एक का द्रव्यमान 12 है तो 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन के 12 अणु हैं लेकिन एक का द्रव्यमान 1 ही होता है तो 12 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन के 6 अणु हैं, एक का द्रव्यमान 16 होता है तो 16 गुणा 6। इनको जोड़ेंगे तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 180 AMU। अगला प्रश्न पूछा गया टेक्नीशियन 2024 में NH3 यानी अमोनिया के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 7 परमाणु क्रमांक 7 होता है और द्रव्यमान 14 होता है नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं तो एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है तो 3 ये जुड़ जाएंगे, इसका मतलब 14 और 3 17 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है। एक अणु का द्रव्यमान 18 AMU होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं वाटर का। तो 5 अणुओं का पूछा तो 18 गुणा 5 कर देंगे तो 90 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। बात करें मोलर द्रव्यमान की। मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के 1 मोल अर्थात 6.022 गुणा 10⁻23 कण का द्रव्यमान है जिसे ग्राम प्रति मोल में मापा जाता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन का एक अणु है, इसका द्रव्यमान 16 होता है, 16 OMU, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और द्रव्यमान 16 हो जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, समस्थानिक क्या कहलाते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं तो समस्थानिकों की परमाणु संख्या Z समान होती है जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक वो कहलाते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसे प्रोटियम 1, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहा जाता है। पहले में 1 न्यूट्रॉन होता है, दूसरे में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और तीसरे में 3 न्यूट्रॉन होते हैं, जिस कारण इसे 3 भागों में बांटा जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। बात करें कार्बन के समस्थानिक तो इसके भी 3 समस्थानिक होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। बात करें समभारिक की, परस्पर भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है किंतु परमाणु संख्या भिन्न है समभारिक कहलाते हैं। मतलब जैसे आप एक ही स्कूल में पढ़ते हैं
आपके बैग समान हों, समान वजन के हों, लेकिन आपकी हाइट अलग अलग हो। ऐसे इसमें संभारक होता है कि द्रव्यमान समान हो, कि बैगों का वजन बराबर हो लेकिन उनकी हाइट कम बढ़ हो। जैसे आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है और द्रव्यमान 40 है। पोटेशियम 19 और द्रव्यमान 40। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान 40 होता है। अगला प्रश्न पूछा गया वर्ष 2019 में, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में कितने परमाणु होते हैं? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसमें ड्यूटेरियम यानी 2, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया परमाणु क्रमांक को किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक को Z से और द्रव्यमान को A के द्वारा निरूपित किया जाता है। बात करें संभारकों की परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है। तो परमाणुओं की संभारकों की परमाणु संख्या अलग अलग हो सकती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है। अगला प्रश्न पूछा गया एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं, द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको जोड़ देते हैं तो इनकी द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया एक तत्व के आइसोटॉप की संख्या 298 है, यदि इसमें 196 न्यूट्रॉन हैं, परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? तो जब 298 कुल द्रव्यमान संख्या है, इसमें 196 न्यूट्रॉन हैं, तो माइनस कर देंगे तो प्रोटॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 102। अगला प्रश्न पूछा गया प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक 17Cl35 का 75% और 17Cl37 का 25% है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 17Cl35 और 17Cl37 का 75% और 25% अगर निकालें तो 35 AMU का 75% और 37 AMU का 25%। औसत कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो 35.5 निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, एक 35U है और एक 37U है, किस अनुपात में पाए जाते हैं? 3:1 में। जो अभी ये प्रश्न किया है यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि 35U और 37U का। अगला प्रश्न पूछा गया कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? C612 यानी 12 म्यू। अगला प्रश्न पूछा गया विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। परमाणु के कोषों इलेक्ट्रॉनों का वितरण परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। परमाणु के जो कोष होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। बोहर बरी स्कीम के द्वारा बोहर के परमाणु मॉडल के बाद वैज्ञानिक नील बोहर और जॉन बरी ने 1921 में नियमों का एक सेट प्रतिपादित किया जिससे यह समझाया जा सके कि किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं। एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दर्शाई जाती है, जहां n कोष संख्या k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4 आदि दर्शाई जाती है। सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं जब तक आंतरिक सेल पूरी तरह से ना भर जाए, तब तक इलेक्ट्रॉनों को नए सेल में नहीं जोड़ा जाता है।
बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों कक्षाओं को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया? KLMN का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? इसे 2n² के फॉर्म में दर्शाया जाता है। ये 3 बार परीक्षा में पूछा गया है, 31 अगस्त 2018, 21 अगस्त 2018 और 2019 में। अगला प्रश्न पूछा गया, M कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? K में अधिकतम 2, L में 8, M में 18 और N में 32। तो M में पूछा गया तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, N कोष में अधिकतम समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या N में कितने हो सकते हैं? 32। तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में जाना जाता है? तीसरी कक्षा को KLM के रूप में यानी M के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अभी बात की है कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तत्व में कितने कोष हैं? परमाणु संख्या 13 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13। तत्व में कितने कोष होंगे? तो 13 है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में 8 तो 10 हो गए और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें मतलब कुल 3 कोष हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? 284 को जोड़ेंगे तो 14 होता है। 14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी परमाणु संख्या सिलिकॉन की होती है। ये 18 सितंबर 2022 को ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया, ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं सबसे बाहरी कोष कौन सा है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8 होता है। पहले कोष में यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन जो किस में जाएंगे? L कोष में जाएंगे। तो बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और सबसे बाहरी कोष का नाम क्या होगा? L। अगला प्रश्न पूछा गया, सबसे बाहरी कक्षा में जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो सबसे बाहरी कक्षा में जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 है, ना कि 32। अगला प्रश्न पूछा गया, मैग्नीशियम में परमाणु वितरण कैसे होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और बाकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो तीसरे कोष में चले जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, तत्व के 3 कक्षक तथा इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 8 8 दूनी 16 और 2 18। 18 पर क्या आता है? क्लोरीन आता है। तो क्लोरीन तत्व के 3 कक्षक होते हैं जिसमें बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान करें। 2 और 6 टोटल हो गया 8। परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन का होता है और इसकी पहचान कैसे होती है? अपर केस में 16 और लोअर केस में 8 ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण क्या है? तो जो एल्यूमिनियम है इसमें सही वितरण क्या हो जाएगा? Al2। 13 पर होता है एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। तो 2 8 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तत्व का नाम क्या है? तत्व का नाम पोटेशियम हो जाएगा क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। यदि क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले कोष में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18। 18 और 10 28 हो गए, बाकी बचे कितने? 8। तो चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 36।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2, 8, 18 और फिर से 8। बात करें सिंबल एलिमेंट यानी तत्व चिन्ह एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, मतलब कोषों में उन्हें कैसे वितरित करते हैं। तो 2-4 को समझते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है और प्रोटॉन 1 होता है। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी ड्यूटेरियम ट्रिटियम में न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1 होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही 1 है तो पहले ही कक्षक में पहुंच जाना है। हीलियम का सिंबल He होता है, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, प्रोटॉन 2 होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 2 की होती है। बात करें लिथियम की, तो लिथियम में परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 1। बेरिलियम में परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 2। ऐसे ही पूरे परमाणु क्रमांक 20 तक कैल्शियम तक दिए गए हैं, किसमें कितने परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बात करें संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन की, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष को संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष भाई जुड़ोगे तो बाहर से ही, रिश्तेदार बनना है किसी का तो पहले जो बाहर दरवाजे पर जो मिलेगा उससे ही राम राम होगी, उसके बाद अंदर जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि राम राम कर ही नहीं और सीधे चले गए अंदर, रिश्ता लेकर आए, भगा देंगे। संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष को संयोजी कोष कहते हैं। बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बैलेंसी कितनी होती है, तो संयोजकता जो है एक परमाणु को संयोजन क्षमता है, यह हमें बताती है कि एक परमाणु एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है या खो सकता है या साझा कर सकता है। किसी तत्व की संयोजकता की गणना कैसे करें, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं या कम हैं या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं या अधिक हैं। संयोजकता कैसे होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ऋणात्मक होती है और संयोजकता 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। 8 में से एक भी अगर आपने दे दिया तो आप धनात्मक हो जाएंगे। बात करें संयोजकता की, सीरियल नंबर एलिमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी कितनी है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक वो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पहले कोष में 2 और दूसरे में 4 होते हैं। अब ये या तो 4 दे दे या फिर 4 ग्रहण कर ले, इसके लिए परेशानी का समय हो जाता है कि हम तो बराबर हैं, क्यों दें और क्यों लें। इसकी बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, तो इसे अपना बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 4। दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में जाएंगे। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 हैं, लेकिन इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है तो कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। बात करें ऑक्सीजन की, तो पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो इसे बैलेंसी के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। बात करें फ्लोरीन की, 2 और 7 यानी परमाणु क्रमांक 9 होता है। बैलेंसी इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, इसे कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। बात करें नियोन की, तो इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, पहले कोष में 8 और दूसरे में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, इसका मतलब इसे बैलेंसी के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन देना है और ना ही लेना है। बात करें सोडियम की, तो परमाणु क्रमांक 11 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1।
बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा हैं, एक ज़्यादा है, बैलेंस ही एक दे देगा, ये फ्री हो जाएगा, या फिर एक ले ले। बात करें मैग्नीशियम की तो ये परमाणु क्रमांक 12 होता है, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा है तो 2 अगर दे देगा सामने वाले को तो ये बैलेंस हो जाएगा। बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और फिर चौथे में 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 अधिक हैं, दे देगा 2 तो ये फ्री हो जाएगा। बात करें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो अभी हमने पढ़ा कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। बहुत ही दुविधा में होता है बेचारा, सोचता है दे दूं या ले लूं या फिर कुछ ना करूं। किस तत्व के 3 कोष तथा 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो मैग्नीशियम है इसमें 3 कोष तो ऑप्शन में सभी में है, लेकिन 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन केवल मैग्नीशियम में है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। 2, 8, 2 के साथ ये चला जाएगा। किसी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है उसकी संयोजकता क्या होगी। कोष पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे क्लोरीन है तो 17 पर आती है, 2, 8, 7। बाहरी कोष में अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता चाहिए होती है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से मौजूद होते हैं, तो परमाणु के बाहरी कोष में एनटीपीसी की 4 फरवरी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें मौजूद होते हैं, तो परमाणु के बाहरी कोष में। अभी हमने चर्चा की थी, रिश्तेदारी करनी है, किसी के घर लड़का देखने जाना है या लड़की देखने जाना है, तो क्या करेंगे, दरवाजे पर जो मिलेगा पहले उससे राम राम होगी, फिर अंदर जाओगे। बात करें फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, पहले कोष में 2 चले गए, दूसरे में 8, बाकी बचे 5। तो इसे संयोजकता कितनी चाहिए है ताकि अष्टक पूर्ण कर ले, तो इसे 3 संयोजकता की आवश्यकता होती है। बात करें मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता बताइए। परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें व्यवस्थित कर लेंगे, 2, 8, 2 के हिसाब से चले गए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, दे देगा तो संयोजकता Mg+2 हो जाएगी, दे देगा तो प्लस, ले लेगा तो माइनस। प्रायः धनात्मक तत्वों में संयोजकता क्या होती है, जो धनात्मक तत्व होते हैं उनमें संयोजकता 1 छोड़ देगा, 2 छोड़ देगा, या फिर उसके पास 3 होंगे तो वो 3 छोड़ देगा। तो मेटल में संयोजकता 1, 2, 3 होती है। नॉन मेटल जो होते हैं उनमें संयोजकता 5, 6, 7 होती है, मतलब वो ले लेंगे आपसे, आपको देंगे नहीं। धातु, बात करें अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5, 6, 7 और 8। परमाणविकता क्या होती है, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणविकता कहते हैं। बात करें मेल की, फीमेल नेम, फार्मूला और ऑटोमोसिटी क्या कहलाती है, तो आर्गन फार्मूला क्या है, Ar 1 परमाणु होता है, हीलियम 1 परमाणविक होता है, ऑक्सीजन 2 परमाणविक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में O2 से मिलकर बना है, ये 2 परमाणविक हो गया। हाइड्रोजन H2 से मिलकर बना है, 2 परमाणविक है। फास्फोरस P4 से मिलकर बना है, चतुष्परमाणविक है। सल्फर S8 यानी बहुपरमाणविक 8 परमाणुओं से मिलकर बना है। बात करें अगले प्रश्न की, टेक्नीशियन 28 दिसंबर 2024 को पूछा गया प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है। अगला प्रश्न पूछा गया RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2018 की परीक्षा में, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। एल्यूमिनियम को कितने चाहिए हैं, 3 चाहिए हैं, और ऑक्सीजन को कितने चाहिए हैं, तो 2 चाहिए हैं। तो उल्टा कर देंगे,
एल्यूमिनियम के 2 ले लेंगे और ऑक्सीजन के 3 ले लेंगे तो इनका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तत्व Al2O3 सूत्र वाली ऑक्साइड बनाता है, तत्व A की संयोजकता कितनी है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? लिथियम 3 और N, लिथियम नाइट्राइड यानी Li3 × N होता है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र। ये थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास, जिसमें अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी के सभी प्रश्न आपको डिटेल से समझाए हैं और होता क्या है परमाणु का आकार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से इसकी जानकारी दी गई है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।